अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन लेक्चर 2 हमारा। ऐसे हंस के ना देखें, मुस्कुरा के मेरी तरफ देखें, शर्म आ रही मुझे। रिवीजन लेक्चर 2 और हमारा ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 4। इसका टाइटल क्या था? फॉर्म्स नॉट इक्विलिब्रियम मैन, फॉर्म्स थ्योरी। वो तो आज का हमारा एजेंडा है। जी बताएं कि एजेंडा आज का क्या है हमारा? फॉर्म इक्विलिब्रियम। फॉर्म इक्विलिब्रियम हम सीखेंगे एंड इट्स टाइप्स। इसके अलावा क्या सीखना पसंद करेंगे? टाइप्स ऑफ रेवेन्यू प्लस रेवेन्यू कर्व भी सीखना है। एंड देन खुला टाइम है तो हम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व। नहीं, एक और करवा दें। जी टाइप्स ऑफ, हाँ वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। डायग्राम ऑफ फॉर्म इक्विलिब्रियम। और ये है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, LO4, LO5 एंड LO6। ठीक है जी। कल क्या पढ़ा था हमने? रिवीजन लेक्चर 1 में क्या सीखा था हमने? प्रोडक्शन फंक्शन को पहले सीखा, उसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट सीखा। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है शॉर्ट रन में भी हमने सीखा, लॉन्ग रन में कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट रन में इंक्रीज करना है तो इसके लिए हमने पूरा एक लॉ पढ़ा, इसको नाम दिया हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन में भी हमने एक लॉ पढ़ा, उसको हमने दिया लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। मैं आपसे एक सवाल ना पूछूं? पूछूं? अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड करूं फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन को ऐड कर रहा हूं फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन में, ऑप्टिमल लेवल के बाद, एक ऑप्टिमल लेवल के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, बहुत कम हो जाती है, जो कि नेगेटिव में चली जाती है। मुझे बताएं ये कौन सा लॉ है? मैं ऑप्शन देता हूं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सर लॉ ऑफ डिग्री रिटर्न टू स्केल वाला लॉ तो है ही नहीं। कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल है और कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो रिटर्न टू स्केल वाला ना हुआ, ये तो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट में होता है, वो जिसमें सारे फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होते मेरा भाई। कल बताया था ना कि सारे फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स नहीं हो सकते। तो जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स नहीं हो सकते, क्या सारे वेरिएबल हो सकते हैं? बिल्कुल सर, वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल वाला नहीं है, तो फिर कौन सा? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने आपको इसकी दो ऑप्शन दिए, क्या एक दिया था पहला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न। तो दोनों ऑप्शन में डिक्रीजिंग रिटर्न तो ये नहीं है, ये तो है लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ये लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो ऑप्शन ए में क्या तीनों लॉ नहीं आते? ये एक एमसीक्यू पूछ सकता है इस तरह कि आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दे दें, टॉपिक का नाम दे दें, और आपको पता है इसमें ये तीनों लॉ कवर हो रहे हैं, तो फिर आप सिंपली इसको कह दें सर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें प्रोडक्शन फंक्शन के बाद लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी हो गया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको दोबारा जो है वो
रिवाइज करूँगा ताकि आपको कल वाला लेक्चर याद रहे, और क्योंकि उसी के बेस पे जो है ये इसी कंटिन्यूटी में है। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा कि हम सर प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज करना है, आउटपुट को इंक्रीज करना है। आपको याद है कि आप फार्मर हैं, आपको याद है आपने जूते पहने हुए थे वो किसके हैं? सप्लायर के। सप्लायर के जूते पहने हुए थे आपने। अच्छा, सप्लायर के जूते आपने पहने, आपने उससे पूछा सर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न करना है? तो उसने कहा सर मैं ये तरीका भी कर सकता हूँ, वो तरीका भी कर सकता हूँ। कल वाला तरीका तो हमने देख लिया कि इनपुट के साथ खेलना है। आप तो कह रहे थे सर कॉस्ट से भी हो सकता है, रेवेन्यू को ऐसे भी तो हम बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बढ़ा सकते हैं, आज मैं दिखा दूंगा कैसे। तो चैप्टर 2 में हमने चैप्टर 2 का टाइटल क्या था? डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम को सीखने के लिए हमने पहले डिमांड को सीखा, किसकी वजह से भाई डिमांड क्रिएट हो रही है? कंज्यूमर की वजह से। किसकी वजह से सप्लाई क्रिएट हो रही है? सप्लायर की वजह से। फिर उन दोनों को हमने मिला के हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को सीखा। सेम इसी तरह फर्म इक्विलिब्रियम सीखने जा रहे हैं। फर्म इक्विलिब्रियम सीखने जा रहे हैं तो क्या करना है? हमने फर्म्स को सीखना है, फर्म को डिस्कस करना है। यानी चैप्टर 4 का ये सारी डिस्कशन जो है वो फर्म पे बेस कर रही है। ये सारी डिस्कशन फर्म के लिए होगी। हम इसमें टाइप्स ऑफ फर्म पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ फर्म के अलावा फर्म को कितनी कॉस्ट पड़ रही है वो भी पढ़ेंगे, फर्म कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है और कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू के टाइप्स क्या है, ये हमने सारा पढ़ना है। ये देखें, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो जैसे आपने डिमांड और सप्लाई को मिला के मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया था, इसी तरह हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट को मिला के क्या डिटरमिन करेंगे? फर्म इक्विलिब्रियम हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं इसके लिए पहले रेवेन्यू और कॉस्ट हमें सीखनी पड़ेगी ना। तो रेवेन्यू सीख लेते हैं, उसके बाद कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, और फिर फर्म इक्विलिब्रियम और इसके डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं? चले आगे। नोट्स निकालें आप। ये लाइट्स ऑफ कीजिए। सर अब ठीक है? सर नज़र आ रहा है? ये फिर नीचे कर दें इसको। ठीक है, क्या करना है हमने? पहले क्या सीखना है? रेवेन्यू। रेवेन्यू किसे कहते हैं? अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है? रेवेन्यू किसे कहते हैं? हम, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं उसको बेचता हूँ उससे आने वाले पैसे मेरा रेवेन्यू है। सेल ऑफ ऑल यूनिट्स, और यूनिट्स को हम कहते हैं आउटपुट। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, सारा का सारा रेवेन्यू, सारा का सारी की सारी चीज़ों को अगर मैं सेल करता हूँ तो उससे आने वाले पैसे क्या कहलाएंगे? मेरा रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कहते हैं रेवेन्यू, आने वाले पैसे फ्रॉम बेचने ऑफ व्हाट, सारे जितने ऑल यूनिट्स, जितना ऑल आउटपुट, जितनी मेरे पास प्रोडक्शन है, अगर सारे यूनिट को मैं सेल करता हूँ उससे आने वाले पैसे को मैं कहूँगा रेवेन्यू। यहाँ पे लिखा है एवरेज रेवेन्यू इनटू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट तो आपको समझ आ गया। अब एवरेज रेवेन्यू का नहीं पता आपको। एवरेज रेवेन्यू पता है आपको? किसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू? प्राइस नहीं पता आपको कि उसके प्राइस को कहते हैं? आपको ये नहीं पता प्राइस को कहते हैं। इधर हमने पढ़ना ही है। मार्जिनल रेवेन्यू कौन सी है? मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल यूनिट बेच के। एडिशनल यूनिट से क्या मुराद है? इजाफी यूनिट्स। आप शटर बंद कर रहे थे, उस वक्त एक कस्टमर आया, सर 1 यूनिट मुझे चाहिए। शटर बंद कर रहे थे,
आप ख़त्म कर रहे थे, रात हो गई थी, घर वालों का फ़ोन आया था, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से आएँ, नहीं तो आपको बाहर खाना पड़ेगा। और आपको पता है इस वक्त बाहर से खाना मुझे नहीं मिलना। ठीक है, उस वक्त जब आप शटर बंद कर रहे थे, फिर एक बंदा आया, उसने कहा सर मुझे 1 यूनिट चाहिए। आपने कहा ठीक है यार, आप इतनी दूर से आए हैं, तो वो आपके पाँव में पड़ गया कि अब घर वालों ने उसको भी भेजा था। उसे पता था कि घर जाऊंगा, अगर चीज़ नहीं लेके गया तो फिर रात मेरी बाहर होगी, तो फिर उसको भी मजबूरी थी। चले आपने उसको 1 यूनिट दे दिया। ये जो 1 यूनिट एडिशनल आपने सेल किया, सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये सादा अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट था। मार्जिनल रेवेन्यू इज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। पिछले साल मेरा रेवेन्यू था 100, या पिछले दिन रात को मेरा रेवेन्यू था 100, आज मैंने जो एडिशनल चीज़ें सेल की है वो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। ये एडिशनल यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एडिशनल यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या टोटल में से उसको माइनस करते हैं? टोटल में से उसको माइनस करते हैं कि ये जो है, फॉर एग्जांपल पहले 100 यूनिट मैंने सेल किए थे, रात को जब आप गए तो कितने थे? 100, आखिरी में 101 यूनिट था ना, माइनस करेंगे कल वाले यूनिट तो कितना? 1 यूनिट आखिरी। ये है एडिशनल यूनिट। और ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू वो भी देखते हैं। ये क्या है? चेंज इन आउटपुट। ये वन क्या है? चेंज इन आउटपुट। और रेवेन्यू में कोई चेंज आया होगा? क्या चेंज आया होगा उसमें? जब आपने 1 यूनिट बेचा है तो उसके तो कुछ पैसे भी होंगे ना। फॉर एग्जांपल 10 रुपए, फॉर एग्जांपल 10, तो ये क्या है? एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल है ना ये। अब अगर फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मैं क्या पुट करूंगा? 100 का रेवेन्यू प्लस 1 का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होगा। और चेंज कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाँ, आफ्टर आफ्टर सेल ऑफ एडिशनल यूनिट जो टोटल रेवेन्यू होगा उसको में से क्या माइनस करूंगा? जो पहले रेवेन्यू था, और डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो क्या आएगा? वो डिफरेंस आएगा वो 1 का। यहाँ पे समझाने के लिए 1 यूनिट मैंने लिया है, ये 1 से ज़्यादा यूनिट भी हो सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? टोटल रेवेन्यू को एवरेज, एवरेज अगर मैं कहूँ बाबर आजम का टोटल स्कोर 1000 और बाबर आजम के मैचेस हैं 50, टोटल स्कोर डिवाइड बाय टोटल मैचेस, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? क्या एवरेज स्कोर क्या है? 20। यानी ये एक मैच का है 20 है पर मैच एवरेज है सर। ये एवरेज है। यानी हो सकता है किसी मैच में उनका स्कोर हो 25, हो सकता है किसी मैच में उनका 0, और किसी एक मैच में 50 भी स्कोर किया उन्होंने। अच्छा, हम एवरेज क्यों लेते हैं? एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि सर हम ऐसे ही नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, फिर यहाँ पे तो रेवेन्यू की बात हो रही ना, यहाँ पे तो मैच की बात तो नहीं हो रही। आप कहें सर आप मुझे एक एग्जांपल दें, जो सप्लायर जो है वो रेवेन्यू किसका होना है? सप्लायर का। रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तो मैं कहूँगा मुझे बताएं, क्या आपको जो चीज़ मिलती है आपके साथ वाले को सेम उसी रेट पे चीज़ मिलती है, या हो सकता है उससे कोई ताल्लुकात तो कम रेट पे भी मिले? और डिमांड में हमने पढ़ा था सर, कभी उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। सर कभी चीज़ों का शॉर्टफॉल होता है तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती है। होता है ऐसे कि नहीं होता? यानी सेम वही प्रोडक्ट है, कभी प्राइस ज़्यादा होती है कभी प्राइस कम होती है, तो हम क्या लेते हैं? एक एवरेज प्राइस, एक एवरेज प्राइस। तो ये हमने एवरेज प्राइस ली है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइस भी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस रेट पे वो चीज़ें सेल करेगा। इनटू नंबर ऑफ आउटपुट, जितने यूनिट उसने सेल किए, या टोटल रेवेन्यू। क्लियर? टोटल रेवेन्यू क्या है? एवरेज प्राइस या एवरेज रेवेन्यू इनटू टोटल आउटपुट, एवरेज रेवेन्यू इनटू टोटल आउटपुट। और मार्जिन रेवेन्यू क्या है? हाँ, चेंज इन टोटल आउटपुट रेवेन्यू, सॉरी, डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। और एवरेज प्राइस। In economics, decisions are made on the basis of marginal and average, मार्जिनल एंड एवरेज। टोटल के बेस पे हम
डिसाइड नहीं करेंगे। तो जहाँ पे भी टोटल आएगा आपने ये नहीं पूछना सर ये टोटल की वजह से क्यों ऐसे नहीं हो रहा, सर टोटल में तो ऐसे होता है, टोटल में होता होगा लेकिन इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल और एवरेज के बेस पे डिसाइड करेंगे। फर्म्स इक्विलिब्रियम, आज का हमारा की एजेंडा यही है ना, फर्म इक्विलिब्रियम। आप मुझे बता सकते हैं टाइप्स ऑफ फर्म्स, टाइप्स ऑफ फर्म्स कोई मुझे बता सकता है कितने टाइप्स ऑफ फर्म्स है? दो टाइप्स ऑफ फर्म है। आपने कहाँ पढ़ा हुआ है दो टाइप्स ऑफ फर्म है? आज सुन ले टाइप्स ऑफ फर्म 2 है और एक को नाम हम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और दूसरे को क्या नाम देते हैं? फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन दोनों में फर्क बताऊं मैं आपको? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा परफेक्ट कंपटीशन के केस में परफेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन इसमें होती है प्राइस फिक्स्ड, प्राइस फिक्स, प्राइस चेंज नहीं होगी। आप एक चीज लें, वो कहेगा सर एवरेज प्राइस इनटू आउटपुट, प्राइस सर 100 है, आप कहें सर मैंने 10 चीज़ें लेनी है, वो कहेगा फिर भी 100 है। वो फिर आप जो है वो कहते हैं सर मैं 20 चीज़ें लूँगा, वो कहे सर आप 1000 लें, आप 1-2 प्रोडक्ट लें, प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं होगी। आपने ऐसी फर्म्स देखी हैं? ऐसी फर्म देखी है आपने जो आपसे कहता है कि सर आप एक चीज़ लें 1000 लें, प्राइस चेंज नहीं होगी, कोई डिस्काउंट नहीं है ना? ऐसे फर्म्स होते हैं। और इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसमें प्राइस सेम नहीं होती, यूजुअली आमतौर पर इसमें प्राइस डिक्रीज। यहाँ पे आपने कहा सर वो प्राइस चेंज नहीं करता, सर वो प्राइस रिड्यूस नहीं करता, इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इस तरह की फर्म आपने देखी है? जैसे ही आप मार्केट में जाते हैं, भाई 1 किलो एप्पल कितने के हैं? वो कहता है 200, आप कहते हैं ठीक है मैं 5 किलो लूँगा, मुझे बताएं क्या रेट लगाएंगे? वो कहेगा 170 या 150, ठीक है? तो ये कौन सी टाइप ऑफ फर्म है? ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्म, ठीक है? तो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म में प्राइस होती है फिक्स्ड और इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्म में प्राइस रिड्यूस होती है, यूजुअली प्राइस रिड्यूस होगी। क्लियर? इनका रेवेन्यू पढ़ते हैं अब। इन परफेक्ट कंपटीशन रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और रेवेन्यू कर्व्स पढ़ेंगे उसके बाद हम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। मैं टाइप्स ऑफ फर्म आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फर्म ये दोनों है, लेकिन चूंकि रेवेन्यू पढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू इन्होंने कैसे जनरेट करना है, कितना जनरेट होगा कि रेवेन्यू इनका, और रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा। सेम इसी तरह परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म जो ऑपरेट कर रही होगी, सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में उनका रेवेन्यू कितना होगा और रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा। यहाँ पे सीख लें, ये अभी आगे यूज होंगी जी। परफेक्ट कंपटीशन, वो फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट करेगी, प्राइस रिमेन्स सेम। परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट से क्या मुराद है? सर अगर प्रोडक्शन 1 है तो भी प्राइस सेम है, सर अगर प्रोडक्शन 10 है तो भी प्राइस सेम है, सर अगर प्रोडक्शन 100 है तो भी प्राइस सेम है। तो आगे नहीं जाते, पहले इधर देखें क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी प्रोडक्शन है ना, क्वांटिटी लेवल ऑफ आउटपुट है ना, ये लेवल ऑफ आउटपुट है, ये 1 2 3 4 5। ये नजर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा ना ये नजर? मुझे प्राइस आपको कहीं पे नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ है प्राइस। अब परफेक्ट कंपटीशन है, मुझे बताएं प्राइस क्या सेम होनी चाहिए ना?
या डिक्रीज होगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। क्या ये प्राइस सेम है? ये 5 है, ये तो 5 लिखा हुआ है। हाँ तो सर 5 है, ये भी प्राइसेस सेम है। आगे नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे हम। इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएं जरा, चलिए जारी रखें। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, प्राइसेस रिड्यूस। इम्परफेक्ट के केस में प्राइसेस रिड्यूस मैं देखता हूं, फर्म हैव टू रिड्यूस प्राइस टू सेल मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे कहेगा कि 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो, चल मैं अगर आपने अगर ज्यादा लेना है तो फिर मैं आपको 170 का लगा देता हूँ। करते हैं ऐसे, हमने देखा है रियल लाइफ में ऐसे करते हैं। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, 3, 4, 5, सेम ऐसे भी इधर भी हो रहा था। आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीजेस। अब मैं देखता हूं अगर प्राइसेस सेम हुई ना तो ये होगी टाइप परफेक्ट कंपटीशन, अगर प्राइसेस सेम ना हुई इम्परफेक्ट। 5, 4, 3, 2, 1, ये तो प्राइसेस रिड्यूस हो रही है, ये तो प्राइसेस रिड्यूस हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही था। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस रिड्यूस ही होनी चाहिए। क्लियर? अब क्या रह गया? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। पहले परफेक्ट में देखते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल रेवेन्यू आपने क्या कहा, कैसे? एवरेज नहीं नहीं नहीं, एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट। और एवरेज रेवेन्यू को क्या नाम दिया था आपने? प्राइस। तो क्या हुआ? प्राइस इनटू आउटपुट को क्वांटिटी कहते हैं। तो टी आर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस या प्राइस इनटू क्वांटिटी। 1 into 5, आजकल 5, 2 into 10, 10, 3 into 5, 25, 25। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मार्जिनल को कैसे कैलकुलेट किया था आपने? मार्जिनल रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट किया था? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। क्वांटिटी में लिख लूं, कोई मसला तो नहीं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ये नहीं है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है? 5, ये 5 है ना, इन दोनों का डिफरेंस 5, और 2 - 1 करें कैलकुलेटर पे 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू, इन दोनों में चेंज बता दीजिएगा। 5 डिवाइड बाय 1, ऐसे क्यों? ये तो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है सर, क्योंकि प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, क्वांटिटी भी चेंज हो रही। अच्छा, ये क्वांटिटी अगर यहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि मैंने आसानी के लिए एक रखा हुआ है, आसानी के लिए मैंने, आप इसको 1, 3, 7, 9 इस तरह भी रख सकते। सर क्या उस केस में मार्जिनल रेवेन्यू सेम आएगा? 100% सेम होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है ना, परफेक्ट कंपटीशन है, ऑलवेज सेम आएगा। करके देख लें। नहीं तो एवरेज रेवेन्यू फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। टोटल रेवेन्यू कितना है? 5 डिवाइड बाय 1, 10 बाय 2, 15 बाय 3, 20 बाय 4, 25 बाय 5, 5, 5, 5, ये सारा, ये भी सेम आएगा। क्या प्राइस के साथ क्या करें? आप ना एग्जाम में अगर आए ना तो आपने क्या करना है? परफेक्ट कंपटीशन का केस है, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस को उठा के इधर भी लिखना है और इधर भी लिख लेना है। ये तो आसान हो गया, यही तो जिंदगी आसान है हमारी। और ये देखें, ये कर्व है, इसीलिए तो ऐसे बना है। ये लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। ये देखें, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस।
ये है परफेक्ट कंपटीशन। जिंदगी आसान है कि नहीं? परफेक्ट कंपटीशन की केस में ये AR का भी कर्व है, MR का भी कर्व है, प्राइस का भी कर्व है, और हमें पता है कि AR को ही प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपटीशन कौन सी है? टाइप्स ऑफ फर्म कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन। ये परफेक्ट कंपटीशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसे बनता है, तो आप क्या जवाब देंगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, अच्छा वाह, एक्स एक्सिस। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे सर परफेक्ट कंपटीशन के केस में मुझे मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बताएं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? चलें जी, परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस देखते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या था? प्राइसेस रिड्यूस हो रही थी। हम देखते हैं क्या प्राइसेस वाकई रिड्यूस हो रही है? बिल्कुल प्राइसेस रिड्यूस हो रही है, प्राइसेस रिड्यूस हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड इलास्टिक आगे आएगा, आगे आएगा। क्या डिमांड सिर्फ इलास्टिक हो गई? ये परफेक्टली, आपने देखा ना डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व कहते हैं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 क्यों हुआ है सर? क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस है जिसमें प्राइसेस रिड्यूस होती हैं। टोटल रेवेन्यू आप कैसे कैलकुलेट करते थे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो चले करवाएं फिर। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 4 इंटू 2 5 इंटू 1 5। ठीक है, इसके बाद क्या करूं? मार्जिनल। मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ये करेंगे पहले, या 5 से पहले, इससे पहले क्या थी? 5 से पहले 0 था, इससे पहले कुछ नहीं था, तो 5 माइनस 0 5, या 0 माइनस 5 कर लो, चेंज है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस 0 इक्वल टू 5। 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3, ये 3 नहीं आया, ये डायरेक्ट इधर से नहीं आया। 8 माइनस 5 इधर लिखा हुआ था 3, और फिर मैंने क्या किया? चेंज इन आउटपुट, चेंज इन क्वांटिटी 2 माइनस 1 1, फिर इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने इस फॉर्मूले में पुट करके लिखा 3 डिवाइड बाय 1। कैलकुलेटर निकाला बैक से, और मैंने देखा 3 डिवाइड बाय 1 किया तो क्या आ रहा था? 3 आ रहा था पूरा। फिर मैंने आके यहाँ पे लिखा 3, और इधर से मैंने चेंज कैलकुलेट किया 1 1 और 1 किया 1। 8 माइनस 9 किया, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा -1 कैसे आ गया? तो बिल्कुल ये मार्जिनल है, ये मार्जिनल है। और मार्जिनल में कल भी आपने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही थी माइनस में। -1 डिवाइड बाय 1 किया मैंने, -3। अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जाना चाहिए, मानते हैं, क्योंकि ये माइनस है। एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय, टोटल रेवेन्यू कितना है? डिवाइड बाय 8 और 2, 8 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 3, 8 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 5 1। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं। AR इज नॉट इक्वल टू MR। वहां पे क्या लिखा हुआ था? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। लेकिन यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन एक चीज कॉमन है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। आपने खुद ही एवरेज रेवेन्यू को तो कहा था कि सर ये प्राइस है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे सर इम्परफेक्ट कंपटीशन का केस है, फॉर्मूला आपको नहीं आता, सर प्राइस है 5 4 3 2 1, एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करें 5 4 3 2 1, उनसे कहा सर ये इसमें क्या मुश्किल है? और अगर आपसे कहे कि मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करो, वो फॉर्मूले से होगा, वो फॉर्मूले से करें, फॉर्मूले से करें। लेकिन अगर आपको टोटल रेवेन्यू दे दे तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, ये भी चाहिए हमें, ये भी हमें चाहिए। ठीक है, चलो जिसका कर्व देखते हैं कैसे बनता है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनेगा 5 से, ये शुरू होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव है तो ये ऊपर से शुरू होगा
ये 3 1 -1 -3, इसका मतलब ये तो डाउनवर्ड जा रहा है कर्व, ये तो डिक्रीजिंग है। 5 से जाएगा ये 3, 3 से 1, 1 से -1, -1 से -3। देखते हैं, ये है मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। 5 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, और 1 के बाद है -1, -1 के बाद -3। ये मैं आपको ड्रॉ नहीं कर रहा उधर, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आप पहले कर चुके हैं। और ये कौन सा कर्व है? ये तो मुझे प्राइस कर्व नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, ये प्राइस कर्व है, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस ही तो कहते हैं। ये 5 4 3 2 1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये कौन सा केस है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में ये कर्व कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में बोथ मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। और हमेशा एवरेज रेवेन्यू जो कर्व होगा वो ऊपर होगा, किसके? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर होगा। डन? नीचे लाइन भी लिखी हुई है, रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर डिफरेंट फ्रॉम इम्परफेक्ट कंपटीशन, हमने देख लिया। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, दोनों केसेस में देखा। एवरेज कर्व इक्वल टू डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या पढ़ना है? कॉस्ट। और फिर दोनों को मिला के क्या, हाँ बिल्कुल, फर्म इक्विलिब्रियम डिटरमिन करेंगे। कॉस्ट पढ़ें अब। कॉस्ट्स, सबसे पहले टोटल कॉस्ट। जैसे पहले टोटल रेवेन्यू डिफाइन किया था, उसी तरह हम टोटल कॉस्ट डिफाइन करेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट। अब सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या था? सेल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहां पे ये नहीं कह सकता कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कह लो। क्या सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें? क्या सिर्फ इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट होगी? क्या प्रोडक्शन कॉस्ट को तो वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट भी होगी, ऑल कॉस्ट, ऑल कॉस्ट। या आप ये कह सकते हैं सर प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। अब आपको ओवरहेड्स का नहीं पता, ये कैफ में जाके सीखेंगे, या फिर शायद मेरा ख्याल अकाउंटिंग में ये टर्म यूज होती है, नहीं तो पढ़ लेंगे आप। देखते हैं अब फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? नाम से जाहिर है क्या, जो फिक्स होती है, जो फिक्स होती है। सर कैसे फिक्स होती है? सर कैसे फिक्स होती है? सर बताएं, अब बताएं, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, कॉस्ट कैसे फिक्स हो सकती है? सर इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता। सर आप चाहे 1 यूनिट बनाएं, चाहे 100 यूनिट बनाएं, चाहे 1000 यूनिट बनाएं, चाहे कोई यूनिट ना बनाएं, बंद ही रहे दुकान, ये कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। इस कॉस्ट को हम कहते हैं डू नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं जी। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, रेंट का ताल्लुक है प्रोडक्शन के साथ। आपने 100 यूनिट बनाए, सर मुझे 1000 रुपये रेंट दें। अच्छा इस महीने आपने 10,000 यूनिट बनाए, मुझे 10,000 रेंट दो, 10,000 निकालो शाबाश। अच्छा इस महीने आपने कोई प्रोडक्शन नहीं की, आपके जो है वो दादाजी फौत हो गए थे, चलो बैठ के रोते हैं इधर, कोई रहने दो, छोड़ो रेंट छोड़ो। नहीं, वो कहेगा जो मर्जी हो जाए, आपने प्रोडक्शन नहीं की, सर ये आपका हेडेक है, आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, ये आपकी किस्मत है, तो मुझे तो क्या करें, मुझे मेरा रेंट दे। और एग्जांपल दे सकते हैं, इंटरेस्ट।
बिल्कुल ठीक है। टैक्स, टैक्स, टैक्स जी फिक्स है। फिक्स होता कैसे? क्यों क्यों? जब आप चीज़ें लेते हैं, मुझे बताएं, जब आप चीज़ें लेने जाते हैं आप डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी, आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं आप उस वक्त जब चीज़ें परचेज करने जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या जो दुकानदार से आप कहते हैं सर मुझे 10 किलो आटा दें, वो आपसे कहता है अच्छा वो आप कल तो लेके गए थे 1 किलो आटा, आपने 10 रुपये टैक्स दिया, आज भी 10 रुपये टैक्स दे दे। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसका हिस्सा होता है, आपको पता है वो ज़्यादा चार्ज होता है। ये अगर प्रॉपर्टी टैक्स है ना, प्रॉपर्टी टैक्स है, फिर ये फिक्स्ड है। प्रोडक्शन पे तो ये जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी टैक्स उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ आ गया ना। इसके अलावा इंश्योरेंस, बस इतनी एग्जांपल काफ़ी है। इंश्योरेंस में नीचे लिख लेता हूँ। जी अगर कोई एग्जांपल अगर आपके जहन में आ रही है तो बाद में डिस्कस कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन बस आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है सर? वेरिएबल कॉस्ट होती है दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी शाबाश बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रिसिटी शाबाश बिल्कुल। रॉ मटेरियल, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा। लेबर कॉस्ट बिल्कुल शाबाश ठीक है, ज़्यादा हमें लेबर चाहिए होगी, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो ज़्यादा हमें लेबर चाहिए जी। फ्यूल बिल्कुल, फ्यूल। प्रोडक्शन, अब कह देना सर टैक्सेस भी हैं इसमें। इसके अलावा कोई जहन में आ रही हो एग्जाम्पल? वेजेस, हाँ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं, अगर यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट। मैं नहीं सेटिस्फाइड, मैं नहीं सेटिस्फाइड, मुझे कन्विंस करें उसके बाद फिर मैं लिखवा लें। मेरा ख्याल है कि ये एडवर्टीजमेंट का मुझे यहाँ पे लिखनी चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो एक ही दफ़ा होती है ना जी। हाँ ठीक है जो भी करना है, और एग्जांपल डालें इसमें, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्लियर, टोटल कॉस्ट भी क्लियर। अब क्या करना है? अब और टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं है, रेवेन्यू में तो आपने और भी पढ़े हैं। मार्जिनल कॉस्ट, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था, यहाँ पे क्या करें मार्जिनल कॉस्ट पढ़ लें। चलें जी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट किस पे? प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स, ये एडिशनल कॉस्ट है ऑन फर्दर प्रोडक्शन पे। कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? वही सेम फार्मूला जो रेवेन्यू का था, बस उसकी जगह पे कॉस्ट कर दो। टोटल रेवेन्यू की जगह पे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी आउटपुट। चेंज, यस सॉरी बड़ी जी। मार्जिनल के बाद एवरेज कर लेते हैं ना कैलकुलेट, एवरेज कॉस्ट जी। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट या क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या सीखना है? रेवेन्यू कर्व सीखा है आपने, अब उसके बाद कॉस्ट कर्व ना सीखें, कॉस्ट कर्व सीख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितने हैं? टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट भी है जी। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमेशा इधर क्या लिखूं और इधर कॉस्ट,
बताएं जी। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहेगी, ये कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल ये रेंट है और ये है 10,000। अब प्रोडक्शन जितनी मर्जी बढ़े, प्रोडक्शन जितनी मर्जी बढ़े, ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, इसलिए इसको नाम देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों क्यों नहीं सर, अभी आपने खुद तो कहा सर वो जो चेंज होगी, सर कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, क्यों? कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ये कहना चाह रहे हैं ऐसे? मुझे कोई वजह बता सकता है यार, बता दें कोई वजह। लेवल ऑफ आउटपुट के साथ नहीं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के साथ इसका ताल्लुक होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ। ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? हाँ दोनों का नहीं पढ़ रहे सर, हाँ दोनों का ही पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन में भी पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन में भी पढ़ रहे हैं। इसके पीछे, सिर्फ इसके पीछे तो हमारी कहानी थी। पूरे 2 लॉ पढ़े हमने। कौन से 2 लॉ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। कभी उसमें कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, कभी वो कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी, कभी उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, कभी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऐसे ठीक तो है, लेकिन ये अकाउंटिंग की क्लास में शायद हो सकता है ठीक हो, लेकिन हमने चूंकि लॉ पढ़े हमें तो पता है, हमें पता है कि ये कर्व ऐसे बनेगा। तो अब टोटल का एक कर्व रह गया ना, फिक्स कॉस्ट का भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट का भी आ गया, टोटल कॉस्ट का कर्व रह गया। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट ही है। मुझे बताएं ये टोटल कॉस्ट जो है ये 10,000 होगी या इससे ज्यादा हो सकती है? इतनी, क्या इतनी हो सकती है? मिनिमम इतनी होगी ना, मिनिमम इतनी होगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर मिनिमम टोटल कॉस्ट जो है वो 10,000 है, मिनिमम ये कॉस्ट जो है ये 10,000 है। इस पे किसी का कोई इतराज तो नहीं? अगर मैं ये कॉस्ट इधर से शुरू करूं, किसी का कोई इतराज तो नहीं? अगर नहीं है तो फिर ये टोटल कॉस्ट है, इसको भी लिख दो फिर टोटल कॉस्ट। नहीं, अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो फिर लिख दो इसको, फिर तो क्या मसला है? तो टोटल कॉस्ट ही फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। लेकिन नहीं सर, हम ऐसे नहीं करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट को भी कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, ये कुछ ना कुछ वो कॉस्ट है। ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट, ऐसे मैंने क्यों ड्रॉ किया सर? चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट ये है प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो ये देखें, टोटल कॉस्ट आपको अब नजर आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इधर से मैंने इसलिए शुरू किया। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा कि ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है या लॉन्ग रन का? कोई मुझे बता सकता है? मैंने दोनों इसलिए बोला था कि मैं इसके बाद आपसे पूछूं और फिर आप कंफ्यूज हो और फिर मैं जो है ये उठा के। जी अब बताएं, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट? यार ऐसे नहीं करे मेरे साथ, ऐसे नहीं करे मेरे साथ। दोनों का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट रन का कैसे है भाई? एक सेकंड, शॉर्ट रन का कैसे है भाई? शाबाश शाबाश, शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट में यही तो था कि कुछ कॉस्ट जो है वो फिक्स होती हैं और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है। भूल गया कैसे दोनों का है ये मेरा भाई? लॉन्ग रन में तो वेरिएबल फिक्स का चक्कर ही कोई नहीं होता, लॉन्ग रन में तो सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन का कैसे बनेगा? जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी सर, जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी, और वो जो होगा वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर डायग्राम क्या ऐसे ही बनी है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट।
ये तो कॉस्ट कर्व है। एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, कौन सी? कौन सी? इकोनॉमिस्ट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक को हम नाम देते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक को नाम देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट की टर्म आपने पहले सुनी हुई है? कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में, रेगुलर क्लास में, उससे पहले कभी जिंदगी में? बिल्कुल आपने सुनी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है। आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि इसको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, बाकी आपको सारा पता है। अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आपने परचेज की, आपने परचेज किए, आपने परचेज किया। अच्छा मुझे बताएं, इसके लिए आप पेमेंट करेंगे? कितने की परचेज की आपने? जी, एप्पल 1 की जी आप परचेज कर रहे हैं 200 में। लॉरी बर्गर नहीं, अच्छे वाला बर्गर, अच्छे वाला बर्गर आपने परचेज करना है 300 का। अच्छे वाला बर्गर आपने परचेज किया, क्या इन सारों के लिए आपने पेमेंट की? जैसे आप दुकान पे गए, आपने कहा सर मुझे एक बर्गर दे दें, उसने कहा पैसे दो, आपने जेब से पैसे निकाले, बर्गर दो, आपने जेब से पैसे निकाले। इस कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको हम नाम देते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसको हम देते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। जिसमें मॉनेटरी पेमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? सब समझ आ गया? ओके, आगे चलें। आपको पता है इससे पहले आपका बिजनेस था? नहीं पता? अच्छा, नहीं चले चल, नहीं था, नहीं था। अब करना चाहेंगे बिजनेस? ठीक है। अच्छा, इससे पहले फिर आप सैलरी ले रहे थे, कितनी सैलरी थी आपकी? 50,000 आपकी सैलरी, शाबाश, अच्छी सैलरी है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगी सैलरी। क्या समझे आप? क्या समझे आप? बिजनेस आपने शुरू किया, आप इधर आए, वापस आए, क्लास में आए, उधर ना जाए। आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस से आपका आया रेवेन्यू, बिजनेस से आया रेवेन्यू कितना? पूरा 1 लाख, 1 लाख। आपने कहा सर मेरी कुछ कॉस्ट भी है, मैं कितनी कॉस्ट? आपने कहा फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट? 70,000। चलें जी, प्रॉफिट कितना हुआ आपको? कैलकुलेटर निकालें भाई, 30,000। आप बड़े खुश, पहले ही साल 30,000 का प्रॉफिट, पहले ही साल 30,000 का मुनाफा। अब मैं आगे ग्रो करूंगा, मजीद ग्रो करूंगा, मजीद ग्रो करूंगा। सर हाफिज उमर ने कहा शाबाश, साथ में बैठा हुआ था, नहीं आने की जरूरत ही नहीं है, मैं बैठा हुआ था उधर जी। मैंने कहा इस प्रॉफिट को सर हाफिज उमर प्रॉफिट जी, सर हाफिज उमर प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैंने कहा सर इससे पूछो पहले क्या कर रहा था? सर ने कहा ये पहले जॉब कर रहा था। मैं कितनी सैलरी थी? 50,000। मैंने कहा अच्छा 50,000 ले रहा था पहले, इसका मतलब अब 50,000 वो नहीं ले रहा, 30,000 ले रहा है, तो कितने का नुकसान हुआ? तो 20,000 का जो आपने नुकसान किया। मैंने कहा सर इसको चपेड़े मारे, इसको कहें आपने प्रॉफिट नहीं, ये तो आप लॉस में जा रहे हैं, ये तो नुकसान हुआ है आपको। ठीक, कम ही सही, थोड़ा ही सही, आप तो अमीर आदमी है ना, 20,000 का नुकसान। लेकिन हाँ बहुत बड़ी चीज है, जब आपको 50,000 मिल रहा था
अब वो नहीं मिल रहा आपको, आपको सिर्फ 30,000 मिल रहा है। इसको नाम देते हैं हम इस कॉस्ट को, ये भी तो कॉस्ट है ना, ये भी जो आपने छोड़ा, जो आप अब नहीं ले रहे, इसको भी नाम देते हैं हम। लेकिन इस कॉस्ट को क्या नाम देंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको कॉस्ट को हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे बताएं, कोई चीज आपने खरीदी है? कोई चीज नहीं खरीदी आपने, कोई चीज आपने कोई चीज नहीं खरीदी, लेकिन फिर भी आपको एक कॉस्ट पड़ी। वो कॉस्ट कौन सी? जो छोड़ी आपने। जो इनकम कमा रहे थे, जो पैसे आप कमा रहे थे, वो नहीं कमा रहे, ये आपकी कॉस्ट है। आपको अब नहीं मिल रहे तो ये आपकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट को हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो आपको नहीं मिल रहे। किताब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया? पूरी बात समझ आ गई? चलें किताब के ऊपर। गोरों की किताब में मुश्किल से अल्फाज। इम्प्लिसिट कॉस्ट आल्सो कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट रिक्वायर्स अ मॉनेटरी पेमेंट। पहले हमने कहा पढ़ा सर, रेंट है, पेड फॉर फैक्ट्री, वेजेस पेड टू लेबर, इंटरेस्ट ऑन लोन, यूटिलिटी बिल्स, पता नहीं क्या क्या, इन सारों के लिए हम पैसे देते हैं। अगर आपने देखा हो ना, तो इसकी पेमेंट होती है। हाँ, इसकी पेमेंट होती है। इससे पहले अगर नहीं करते थे, आप भाग जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन इसकी होती है पेमेंट। यकीन करें, इसकी पेमेंट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट रिक्वायर अ मॉनेटरी पेमेंट। वो वाली जो कॉस्ट थी, उसके लिए कोई पैसे पे नहीं किए थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको कहते हैं। जो छोड़ के आए उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सैलरी फॉर गॉन, जो आप 50,000 ले रहे थे, सैलरी को आप अंडरलाइन करके इसके साथ लिखें बड़ा सा 50,000। फॉरगॉन बाय एन इंडिविजुअल, फॉरगॉन बाय एन इंडिविजुअल या नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म। आगे चलेंगे, बताता हूं। अकाउंटेंट्स, अंडरलाइन करके क्या लिखना है? सर हाफिज उमर, सर हाफिज उमर डू नॉट इंक्लूडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर ने तो इंक्लूड नहीं किया था इन टोटल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट में सर ने इंक्लूड नहीं किया। मैंने कहा सर इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है। हाउएवर इकोनॉमिस्ट इंक्लूड दिस इन टोटल कॉस्ट। जीने नहीं देना आपको सुकून से, ठीक है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्लियर? चलो जी, अब कॉस्ट कर्व देखते हैं। सर इससे पहले जो देखा वो क्या था ना, किसी ने देख लिया ना? हाँ, बड़े टीचर का नाम लिखें, कोई ना कोई कुछ नहीं कहने वाला। कॉस्ट कर्व्स, ये क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी। यस, लिखा हुआ है ना? आउटपुट। ये लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, ये लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट, ये लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट लिखी हुई है। बताएं कौन ये शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है? छोड़ें, सब छोड़ें, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है। बताएं ये परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है? प्राइस इसमें सर नहीं गिवन, तो कैसे बता सकते हैं हम? सर इतना तो बता सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन का है या लॉन्ग रन का? तो बता दें फिर। सर चूंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है, तो इसलिए ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। और ये जो कर भी पढ़ेंगे, ये भी शॉर्ट रन में। ऑल फिक्स्ड, ऑल फिक्स्ड, मसला ही कोई नहीं। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। फिर क्या कैलकुलेट करना है? कैसे कैलकुलेट करते हैं वो? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करें, 10 प्लस 0 करें, जरा आज कैलकुलेटर निकालें, करके देखें। 10 ही आ रहा है। 10 प्लस 10, 10 प्लस 19, 10 प्लस 27, 10 प्लस 34, 10 प्लस 45, 65 प्लस 10, 100 प्लस 10, 110। ठीक है। मार्जिनल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? जी करें, जरा करें, शाबाश, जल्दी से करें, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर निकालें। 10 डिवाइड बाय क्या? चेंज करें, कैलकुलेट, पहले चेंज कैलकुलेट करें। कितना? कहाँ से? इधर से करना है ना या इधर से? टोटल 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 सर, टोटल से चेंज करें। 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी पहले, सॉरी सॉरी, चेंज 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 0, 0 नहीं, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे आप, इकोनॉमिक्स। 0 और 20 डिवाइड बाय 10,
20 माइनस 10, 10, 20 ये वाला 10 नहीं है, 20 माइनस 10 इधर 10 लिखा हुआ है, और क्या करूं, डिवाइड बाय 1, 1 माइनस 0 आपने किया 1, तो 10 डिवाइड बाय 1 10। इसके बाद क्या करूं, 29 19 वालों ये वेरिएबल कॉस्ट है, 29 माइनस 20 9 डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट 1 9। इसी तरह बाकी भी कर लें, और अगर टाइम मिले तो एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस्ट कर्व्स, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व भी देखिए आपने, वेरिएबल कॉस्ट की कर्व भी देख लिया आपने। कौन सी दो कर्व रहती है, एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व रहता है और दूसरा एवरेज कॉस्ट कर्व रहता है। कॉस्ट कर्व्स चाहे वो एसी हो या एमसी और यू शेप्ड कर्व है, ये यू शेप है, यू शेप। मुझे तो यू शेप नहीं पता, मैं देखता हूं पहले जो है ये 10 है, फिर ये रिड्यूस हो रही है कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट है ये कॉस्ट पहले इतनी है, ज्यादा है, फिर ये कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होने के बाद ये कॉस्ट फिर इंक्रीज हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है, उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप जो है विजुलाइज कर सकते हैं कि कर्व ऐसे बनेगा। इसी तरह ये कर्व भी कर लीजिएगा फिर विजुलाइज, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये नहीं भी याद तो फिर इसको याद कर लें, ये नहीं ना याद तो फिर ये कर्व याद कर लें कि ये कर्व ऐसे बनता है। यू शेप है किस वजह से, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मुझे बताएं कॉस्ट ये क्या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है या डिक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट है, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट है, और ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। चलो रिलेशनशिप पढ़ते हैं। जब एमसी कम है, इधर से नहीं, आप मुझे बताएंगे, कल का रिलेशनशिप आपने देख लिया था, ये बहुत आसान है। जब एमसी कम है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। बाबर आजम ने इस मैच में स्कोर कम किया है, 50 एवरेज था ना, एवरेज स्कोर 50 था बाबर आजम का। अगर इस मैच में वो 20 स्कोर करते हैं तो मुझे बताएं एवरेज जो है वो उनकी ज्यादा होगी, उतनी रहेगी या कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल में थोड़ा सा स्कोर जो है वो आएगा, तो आप जी डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज उनका कम हो जाएगा। और अगर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, बाबर आजम का एवरेज स्कोर 50 है लेकिन इस मैच में वो 100 करते हैं, तो मुझे बताएं उनका एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, फिर एवरेज बढ़ेगा। तो इधर देख लें, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, AC डिक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस। इफ मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, AC इंक्रीजेस। ये ज्यादा है ना तो AC इंक्रीजेस। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बिल्कुल AC इज इट एवरेज कॉस्ट इज इट मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। ये रूल याद कर लें, नहीं करेंगे तो अगले टॉपिक में मैं पढ़ा दूंगा। ये भी क्लियर हो गया, ये दो टॉपिक ओके। अब क्या रह गया, फॉर्म इक्विलिब्रियम एंड डायग्राम। सर पॉज कीजिए।